नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की और बता दें आपको कि आज क्या कुछ बुलेटिन में खास रहने वाला है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीते दिन रविवार को दिल्ली टू पटना बैठकों का दौर चलता रहा। तो दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। तो तीसरी खबर में बात होगी राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिरी खबर में बात होगी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के फैसले से पहले देश में किस तरह से हिंसा बढ़ गई है। तो इन सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज यानी सोमवार को नीतीश सरकार की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक है, जिसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो इसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट के इस्तीफा लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो देखिए, बिहार में एनडीए को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला लिया है और ये बैठक पटना में आज सुबह 11:30 बजे होनी है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में नई सरकार के गठन पर मंथन होने की संभावना है। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी निर्धारित की जा सकती है। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है और सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। तो बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और ऐसे में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए, जिस तरह से फिर से एक बार नीतीश सरकार दिखाई दे रही है, तो अब जो प्रक्रिया है उसमें तेजी हमें दिखाई दे रही है और ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ पर एक तरह से अब ये दौर शुरू हो गया बैठकों का, किसे कौन सा विभाग मिलेगा। तो जेडीयू के संभावित मंत्रियों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में देखिए, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वर हजारी, संतोष नाला, ये सभी नाम हैं जो कि आगे एक तरह से विभाग का बंटवारा जब होगा तो कई मुख्य पद इन्हें दिए जा सकते हैं, कुछ मंत्रालय इन्हें दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार चर्चा बनी हुई है और एक तरह से हर कोई ये चाहता है कि उन्हें सत्ता में काबिज होने के बाद एक अच्छा मंत्रालय मिले और इसको लेकर लगातार जिस तरह से मंथन चल रहा है। ऐसे में नीतीश की अगर हम बात करें तो वो कब कब सीएम बने ये भी हम समझते। देखिए, चौथी बार का जिस तरह से कार्यकाल उनका रहा है और अब तक वो सत्ता पर काबिज है। तो जी हाँ, बिहार की जनता उन्हें बार बार पसंद कर रही है। और अगर हम आपको ये समझाएं कि क्या कुछ उनका दौर रहा, किस तरह से वो सीएम बने हैं, तो इसमें शुरुआत होती है 2000 से। तो ये पहली बार जब सीएम बने तो 7 दिनों का वो कार्यकाल था। दूसरी बार की बात करें 2005 में फिर से मौका मिला और फिर तीसरी बार 2010 में नीतीश कुमार सीएम बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चौथी बार की तो 2015 में उन्हें एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन ये कार्यकाल था सिर्फ 9 महीने का। वहीं पांचवी बार भी बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। नवंबर में 2015 में वो फिर से सीएम पद संभालते हैं। तो छठी बार उन्हें मौका मिलता है 2017 में सीएम बनने का। तो ये उठापटक जो बीच बीच में चलती रही, कभी कुर्सी से हटे लेकिन फिर कुर्सी पर काबिज हो गए। तो 7वीं बार 2020 में उन्होंने सत्ता संभाली और सीएम के पद को संभाला। 8वीं बार की अगर हम बात करें तो ये 2022 का समय था। और वहीं बात करें 2024 की तो ये 9वीं बार था जब यहाँ पर नीतीश कुमार सीएम पद संभाल रहे थे।
10वीं बार फिर से उन्होंने अब शपथ ग्रहण की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर 10 बार जो है सीएम नीतीश कुमार लगातार हमने देखा बिहार की राजनीति में उठापटक रही, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पर काबिज रहे और सीएम पद वो संभालते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। लाल किले के पास 10 नवंबर को कार धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहली बड़ी गिरफ्तारी की है। तो आरोपी की पहचान आमिर राशिद अली के रूप में हुई है, जिसके नाम पर वो i20 कार रजिस्टर्ड थी जिसे विस्फोटक से भरा गया था। तो राशिद को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और जांच एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। तो जांच एजेंसी के मुताबिक आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और यहां पर एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आमिर राशिद अली, जो कि जम्मू कश्मीर के पंपोर के सांबूरा का रहने वाला है, उसने सुसाइड बॉम्बर उमर नबी के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। यानी आमिर दिल्ली आया था ताकि उस कार की खरीद में मदद कर सके। तो एनआईए ने फोरेंसिक जांच के आधार पर कार चलाने वाले मृत चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है और वो पुलवामा निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, सुसाइड बॉम्बर की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। उमर की सोच ये थी कि कोई सुसाइड बॉम्बर होना चाहिए, यानी कि आतंकी हमला तो होता, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल तब भी किया जाता। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके का खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि आधिकारिक रूप में जो जांच एजेंसी है एनआईए, उसकी तरफ से ये खुलासा हुआ है। हालांकि आमिर की अगर हम बात करें तो आमिर का नाम जो है वो पहले ही दिन जब ये ब्लास्ट हुआ था 10 तारीख को, उसके बाद ही अगले दिन उसका नाम जो है वो सामने आ गया था। आपको याद होगा कि रॉयल कार एजेंसी फरीदाबाद से जो गाड़ी i20 खरीदी गई थी, उसके साथ एक फोटो जो है आमिर की जो है वो सभी चैनल्स पर जो है वो सभी मीडिया एजेंसीज पे जो है वो दिखाई जा रही थी। वही शख्स जो है वो आमिर है और आमिर पे ये भी खुलासा हुआ था उस समय कि किस तरीके से बाकायदा उमर से 2 लाख रुपया लेकर उसने वो फरीदाबाद गया था। पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फरीदाबाद गया, तो फरीदाबाद में उस गाड़ी को खरीदने के बाद जो उसने अपने नाम पर दर्ज करवाई थी और उसके बाद उस गाड़ी को उमर को हैंड ओवर कर दिया था। और पिछले काफी समय तक जो ये ब्लास्ट जब 10 तारीख को हुआ था, उससे काफी समय करीबन 2 हफ्ते तक ये गाड़ी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर खड़ी रही है। वहीं पर इसको पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं आत्मघाती गाड़ी के लिए तैयार किया जा रहा था। और उमर, जिस तरीके से अब ये बताया गया है कि उमर ने इसे आत्मघाती हमले के रूप में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में ये अपने आप में पहला इस तरीके का आत्मघाती हमला होगा जो दिल्ली में यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं पर इस तरीके का आत्मघाती हमला हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके की जांच लगातार जो है वो की जा रही है इस समय, अगर पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, पठानकोट की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां जहां से लिंक निकलकर सामने आ रहा है तो उन पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। और पहली गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से आमिर राशिद अली के रूप में हुई है और ये आमिर राशिद अली जम्मू कश्मीर के पांपोर का, जो पांपोर और अवंतीपुरा के बीच में संबूरा जगह पड़ती है, वहां का रहने वाला है। और 3 लोगों का नाम जो है इनिशियल रूप में उस समय सामने आए थे, जिसमें तारिक, आमिर अली और उमर अली जो इसका भाई जो है वो बताया जा रहा है। तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे ये केस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी तो बहुत जल्द जो है वो कुछ और बड़े नाम जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो एनआईए की गई। क्योंकि अभी तक जितने भी डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं या फिर जितने भी जो सामग्री जो बरामद की गई है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नौगांव थाने में जो केस रजिस्टर हुआ था उसकी तरफ से जो गिरफ्तारी की गई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे लिंक जो है वो इस्टेब्लिश होंगे, एनआईए बाकायदा उन सभी को अपने कस्टडी में लेके अपनी गिरफ्तारी जो है वो प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद इसकी जांच जो है वो पूरे कह सकते हैं कि देश के स्तर पर जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है उसका भांडाफोड़ जो है वो किया गया है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो बहुत अहम रोल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का बन जाता है। जिस तरीके से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की
थोड़ी सी चुस्ती की वजह से ये जो एक पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल जो है वो पनप रहा था। और कई जगह धमाके हो सकते थे, कई जगह आतंकी हमले हो सकते थे, लेकिन उसको जो है वो विफल बना दिया गया, उसको नाकाम बना दिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो एनआईए के लिए भी है, क्योंकि पहली गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले दिनों में और बहुत सारी गिरफ्तारियां इस केस से जुड़ी हुई आप देख सकती हैं। जी गीतू। बिल्कुल। और रमन, यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से ये i20 गाड़ी यहाँ पर ली गई है, फोटोज भी सामने आ रही हैं कि वो एक चाबी लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उमर। और ऐसे में जो आत्मघाती हमले की बात यहाँ पर की जा रही है, सुसाइड बॉम्बर की बात की जा रही है, तो एक तरह से मॉड्यूल तय कर चुका है कि इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाएगा। तो क्या माना जाए, ये सीरियल ब्लास्ट की एक तैयारी थी पहले से, और अभी भी हम देख रहे हैं लगातार बहुत जगह जो है बॉम्ब्स मिल रहे हैं, आरडीएक्स मिल रहा है। तो क्या ये पूरे देश में एक तरह से दहलाने की कोशिश, साजिश की थी? देखिए, निश्चित रूप में शाहीन, डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली है, उनसे भी जब पूछताछ हुई थी तो वो ये उनका भी ये खुलासा हुआ था बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने कि वो पिछले 2 साल से लगातार एक्सप्लोजिव को इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जा रही थी। यानी कि 2 साल से ही ये पूरी रणनीति जो है वो आतंकियों की तरफ से पाकिस्तान के शह पर जो है वो तैयार की जा रही थी। और इसीलिए हमने देखा कि जब 360 किलो के आसपास में अमीनो नाइट्रेट जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास से बरामद किया जाता है, तो आप ये समझिए कि उसके साथ 24 अलग अलग फ्यूज जो है वो मिले थे। यानी कि उन जो विस्फोटक मिला था उससे करीबन 24 आईडीज जो है वो बनाई जानी थी। और ये भी खुलासा हुआ था कि अयोध्या का रामलला का जो मंदिर है, राम मंदिर है, वहां से लेकर वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद और तमाम बड़े शहरों को जो है वो दहलाने की साजिश जो है वो बाकायदा रची जा रही थी। लेकिन फिलहाल माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल रमन, और हम देख रहे थे जिस तरह से पूरी साजिश रची जा रही थी और ऐसे में कोशिश थी कि यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट किए जाए, और एक तरह से डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है, जिसके बाद लगातार अब और भी जांच जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी, जहां पर प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं और ये प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हर दिन दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब होती जा रही है। राजधानी की हवा में घुला जहर लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। आज यानी सोमवार को भी अगर हम दिल्ली की बात करें तो कुछ इलाकों में AQI 400 के पार है। सबसे ज्यादा बवाना का 427 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही DTU का AQI 403 दर्ज किया गया है। तो देखिए जिस तरह से अगर हम आज की बात करें तो एनसीआर में भी यही हाल है। बात करते हैं गाजियाबाद की, तो यहाँ का AQI 395 नोट किया गया है और नोएडा का AQI है 361। गुरुग्राम की बात करें तो AQI यहाँ पर 262 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली वालों को प्रदूषण के साथ साथ ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली की हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए दुश्वार हो गया है, जहां लगातार AQI 400 के पार बना हुआ है। और प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। वहीं दिल्ली के मौसम की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और दिल्ली में सुबह शाम की ठंड बढ़ रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सोमवार को भी दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट आने की आशंका है, यानी दिल्ली में ठंड और ज्यादा पड़ने वाली है। तो लगातार हम देख रहे हैं मौसम में भी कहीं ना कहीं ठंडक बढ़ती जा रही है, तापमान गिर रहा है और ऐसे में प्रदूषण का लेवल भी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा जाता है कि जब तक कि मौसम में तेज हवाएं नहीं चलेंगी तब तक ये जो प्रदूषण है वो कम नहीं होगा। और अगर तेज हवाएं चलती हैं तो ये ठंडी हवाएं हैं, ऐसे में लोगों को यहाँ पर शीतलहर का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एक तरह से ये मानिए दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो मौसम है वो कहर बनकर टूट रहा है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। उनके लिए मौसम जानलेवा साबित हो रहा है, कष्टदायी साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार आज की भी अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह है दिल्ली एनसीआर में जहां पर AQI 400 को पार कर गया है और 400 की पार करी जाता है तो बहुत खराब श्रेणी का AQI माना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से, जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल जिस तरह का मौसम बना हुआ है, AQI बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गीतू जी मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर की जो हवा है AQI लेवल जो 400 के लगभग ही टिका हुआ है पिछले 333 दिनों से और 11 माह से लगातार जो AQI लेवल है वो बरकरार ही नजर आ रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन द्वारा जो लगातार जो तैयारियां की गई थी या फिर तैयारियां की जा रही थी, ग्राफ 3 भी लागू कर दिया गया, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन से लेकर जो
लगातार जो सांसों की दिक्कत जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जहरीली सांस जो ले रहे हैं इतने पॉश इलाकों में रहने के बाद भी, जो लोग जहरीली सांस से परेशान हो रहे हैं लगातार नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन की जो कार्रवाई पर जो खाना पूर्ति की जा रही है वो लगातार देखने को हमें मिल भी रही है। वहीं गाजियाबाद की जो शासन प्रशासन है लगातार कार्रवाई की बड़ी बड़ी बात दावे कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो AQI लेवल जो है वो लगातार बरकरार है, और बरकरार होने के बाद भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी या लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो लगातार जो जहरीली हवा के कारण काफी समस्याओं का सामना कर रही है, और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है वो बड़े बड़े आंकड़े जारी करता हुआ नजर भी आ रहा है। लगातार अस्पतालों में लाइन लग रही है। अगर आपको बात करें जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो लगातार बीमारियों की चपेट में लगातार आ रहे हैं, सांसों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है लगातार लोगों की। लोग जो हैं वो घर से निकलने के लिए भी काफी सोचना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार घटने का नाम नहीं ले रहा, और लेने के बावजूद भी जो सरकार है वो लगातार अभी तक प्रदूषण पर ठीक तरीके से कोई कार्रवाई बिल्कुल करती हुई अभिषेक, नजर और नहीं आ ऐसे में रही अगर है। हम बात गाजियाबाद की जनता का करें साफ तौर स्कूलों पर की, कहना है। तो क्या हाइब्रिड मोड में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं? क्या माना जाए, हाइब्रिड मोड को ही अब ज्यादा लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए जो मौसम है उनकी सांसों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं हाइब्रिड को लेकर लगातार जो है जिलाधिकारी ने भी अभी कुछ दिन पहले सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से हाइब्रिड ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए एक चिंता का जो विषय है वो लगातार माना जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा, अभिभावकों से एक अपील की थी कि जो भी प्रदूषण, जब तक प्रदूषण है तब तक अपने बच्चों को घर में ही रखें, बाहर ना निकलने दें, कम से कम निकलें। तो ये लगातार जो जिलाधिकारी अपील कर रहे हैं वो लगातार दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं गाजियाबाद की जो जनता है वो लगातार इसका पालन भी कर रही है। मगर देखने वाली बात यह है कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता को ये दिल्ली NCR की जहरीली हवा से कब मुक्ति मिलेगी, देखने वाली बात यही है। सबसे बड़े जो प्रशासन की जो कहीं ना कहीं रूपरेखा है उनमें जो चूक नजर आ रही है वो गाजियाबाद की जनता को जो है लगातार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करते हैं अस्पतालों की, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अब जिस तरह से सांस संबंधी परेशानी लोगों को हो रही है, तो वो अब अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं? लगातार जिस तरीके से अस्पतालों में जो है हाई अलर्ट मोड पर, जो प्रदूषण से जो जहरीली हवा के कारण जो केसेस आ रहे हैं उन पर हाई अलर्ट मोड पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं, और दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो है मास्क पे जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है वो गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है कि ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने और लगातार जो है निकलने से बचे। और जिस तरीके से अस्पतालों में जो व्यवस्था की गई है, जो भी प्रदूषण से जहरीली हवाओं की जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर जो है वो दवाइयों को वहां पर रखा गया है। और जितने भी प्रदूषण से, जैसे सांसों से लेकर लंग से लेकर जो भी संबंधित जो मरीज लगातार आ रहे हैं उन पर लगातार जल्द से जल्द उन्हें इलाज दिया जा रहा है, और लगातार उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार उन्हें गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में ये भी समझना होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम विभाग प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पानी का छिड़काव हो गया, और इसके अलावा दूसरे ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं। अगर कोशिश ये भी की जाती है कि सड़कों पर वाहन बहुत ज़्यादा ना रहें, ग्रैब भी लागू करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो एक्टिव मोड में दिख रहा है, छिड़काव हो रहा है, और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मना तो कर दिया गया है, लेकिन क्या वहाँ पर काम वाकई रुका हुआ है, इसकी जाँच पड़ताल कौन कर रहा है? जी, अगर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो है आपका जो काम चल रहा है निर्माण कार्यों की, ये तो लगातार जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा जो लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, वहाँ टीम भी गठित की गई हुई है।
उसके बावजूद जो एक प्रदूषण लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रशासन की जो कर्मचारी हैं उनकी कोई चूक नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर गाजियाबाद की जो जनता है वो लगातार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, अगर शासन प्रशासन समय रहते हुए अगर पहले से ही ये जो ग्रैब 3 के जो गाइडलाइन जारी की गई थी या कार्य किए गए थे, अगर निर्माण कार्यों को रोका गया होता तो शायद ये प्रदूषण लेवल इतना हाई नहीं होता। जैसे कि 11 माह से जो लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन की जो कमियां रही हैं उसे सुधारने में लगातार जो है शासन प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो लगातार जी दिखाई दे रहे हैं। रोडों पे छिड़काव भी किया जा रहा है, और जिस बिल्कुल तरीके से जो निर्माण जो चल रहे थे उन्हें भी काफी अब उन पर बिल्कुल, यानी कार्रवाई कोशिश की जा रही है कि किसी और भी लगातार तरह टीम से गठित कर दी। वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि लोग भी अपना सुरक्षित रहे, घरों में रहें और ऐसे मौसम में बाहर निकलने से बचे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के फैसले से पहले देश में हिंसा बढ़ गई है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने विरोध में पूरे देश में लॉकडाउन की मांग की है और इसके जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता गुरुवार को ढाका के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर जुलूस भी निकाले गए। तो जानकारी के मुताबिक बुधवार को 32 बम फटे और दर्जनों बसों को आग के हवाले कर दिया गया। गुरुवार रात ढाका एयरपोर्ट के पास भी 2 और बम फटे हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। राजधानी ढाका और बड़े शहरों में स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो राजधानी में 400 पैरामिलिट्री सैनिक तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुनाएगा। हसीना पर 2024 में छात्र आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से 2024 में शेख हसीना को जब पद से हटाया गया था उस समय इस तरीके के अनरेस्ट जो है वो पूरे बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला था, और अब वही तस्वीरें एक बार फिर दोहराते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि शेख हसीना को लेकर जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, आज उम्मीद है वो वर्डिक्ट आएगा। और उससे ठीक पहले हम 2 दिन से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की सड़कों पर खासतौर पर देखा जा रहा है। ढाका और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर आगजनी हो रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। ऐसे में जो यूनिस की सरकार है उसने बाकायदा शूट एट साइट के ऑर्डर्स जो हैं वहां पर दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी विद्रोह करता हुआ देखा गया उसको गोली मारने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। शेख हसीना के ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि 2024 में जब उनकी सत्ता को हटाया जा रहा था उस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसको हवा देने की कोशिश जो है वो शेख हसीना की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर शेख हसीना ने अपने सभी जो उन पर इल्जाम लगाए हैं उनको खारिज कर दिया। और वहीं अगर हम शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद की बात करें तो उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि जो आज फैसला आने वाला है वो पहले से ही फिक्स्ड है। दरअसल मोहम्मद यूनिस की जो सरकार इस समय चल रही है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की कठपुतली बन चुकी है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल लगातार बांग्लादेश के अंदर आकर वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसका भी गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान वही देश है जिसने सन 1971 से पहले कितना जुल्म जो है वो बांग्लादेश के मुसलमानों पर ढाया था, वहां की औरतों, वहां के बुजुर्गों, वहां के युवाओं पर कहर बनकर टूटा था, लाखों लोगों की हत्याएं जो है वो की थी, लाखों लोगों की जो बहनें हैं उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ जो है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई थी। और आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की सरकार दोबारा से उसी पाकिस्तान की शरण में अगर जाने की कोशिश कर रही है तो निश्चित रूप में इसका विरोध जो है वो होता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ हालात बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल पूरे ढाका और उसके आसपास का जो इलाका है उसको सील्ड कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, बांग्लादेश आर्मी की तैनाती की गई है, और ये देखते हुए कि कहीं किसी तरीके से कोई और ज्यादा अनरेस्ट ना बढ़ सके। लेकिन रात में जो तस्वीरें देखने को मिली हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितने धमाके जो हैं वो वहां पर हुए हैं, और ये जानकारी मिलकर आ रही है करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो हताहत हुए हैं इन पूरे धमाकों के बीच में, और जो अनरेस्ट जो है वो पूरे बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। तो अभी नजरें जो है वो सबकी बांग्लादेश के गतिविधि पर बनी रहेगी, और जिस तरीके से जो
आदेश या फिर जो वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद क्या कुछ नतीजा वहां पर निकल कर आएगा, क्या उसे बांग्लादेश की जनता जो है वो किस तरीके से उस वर्डिक्ट को लेती है, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हालत जो है वो बेहद ज्यादा बदतर बने हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि उन्होंने यहाँ पर निहत्थे छात्रों पर फायरिंग करवाई, और ऐसे में उनकी तरफ से भी बयान आ गया है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, जबकि उनके ऊपर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाए तो वो उससे बरी हो जाएंगी। देखिए, निश्चित रूप में यही एक सबसे बड़ा सवाल जो है शेख हसीना के बेटे जो साजिब हैं उन्होंने भी उठाया है कि जो वर्डिक्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं यूनिट सरकार की तरफ से पहले ही फिक्स किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये पहले ही अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और यूनिट सरकार की तरफ से जब देश निकाला किया जा रहा था शेख हसीना का, उस समय जो अनरेस्ट फैला था, तो ये आरोप लगाया गया कि वहां पर हिंसा को भड़काने की कोशिश जो है वो शेख हसीना की तरफ से की गई थी। लेकिन अब शेख हसीना जो है इस बात को पूरी तरीके से नकार चुकी हैं, अपने इल्जामों को पूरी तरीके से नकार चुकी हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उस समय जो हालात बने हुए थे उसको देखते हुए उन्होंने हालांकि उन हालातों को थोड़ा सा संयम बरतने की कोशिश की थी, और इसीलिए उन्होंने देश छोड़ने का भी फैसला जो है वो लिया गया। इसीलिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ये केस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएगा तो वो वहां पर साफ तौर पर बरी हो जाएंगी, लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट से वो बरी होंगी या नहीं होंगी, इस पर जो है वो जरूर उनको शक है। और उनके बेटे ने भी जिस तरीके से बयान जारी किया है उससे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं वर्डिक्ट जो है वो पहले से ही तय किया गया है। उसके बाद क्या कुछ रुख रहता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।